कल हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ें, जिसे हम हिंदी में अध्यक्षीय प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। यानी प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कैसे इलेक्शंस होते हैं, वहां के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, वहां के पार्लियामेंट कैसे काम करते हैं, इनके बारे में कल हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, जिसको हम कहते हैं संसदीय प्रणाली। भारत देश में संसदीय प्रणाली है कि प्रेसिडेंशियल प्रणाली है, आप बताइए। इंडिया में, एक मिनट जिससे पूछ रहा हूं, इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक। भारत में कौन सा सिस्टम है? सिस्टम, बिल्कुल सही। और इंग्लैंड में कौन सा सिस्टम है? इंग्लैंड में कौन सा है? ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री। कौन सा सिस्टम है ब्रिटेन में? बिल्कुल। तो जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करेंगे तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की भी बात आती रहेगी और जाती रहेगी, है ना? क्योंकि एक को समझने के लिए दूसरों के बारे में अगर जिक्र की जाती है तो आसानी हो जाती है। भारत देश में, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में, और क्या कह रहे हैं, इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सरकार, गवर्नमेंट को हेड करता है, जो सरकार का मुखिया होता है, जो सरकार का प्रधान होता है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं बताइए? पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। क्या बोलते हैं उसको? जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। कहीं कहीं पे उसके लिए चांसलर वर्ड का भी इस्तेमाल होता है ना? और कहीं कहीं पे प्रीमियर भी बोलते हैं उसको, है ना? तो अलग अलग नाम हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने अलग अलग नाम हैं। अब मिसाल के तौर पे जो लोकल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं, लोकल लेवल के, तो हम लोग बिहार में कहते हैं मुखिया। क्या कहते हैं उसको? मुखिया। और शायद उत्तर प्रदेश वाले लोग उसको प्रधान बोलते हैं, ये बोलते हैं ना? तो प्रधान और मुखिया के जो अधिकार होंगे एक ही हैं, वो कहने के लिए कहीं प्रधान है और कहीं पे मुखिया है। जैसे शायद बिहार में हम लोग जो जिला बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट, उसको उत्तर प्रदेश वाले जनपद बोलते हैं। एम आई राइट? हाँ, जनपद बोलते हैं वहां उसके लिए। तो नाम प्रधानमंत्री हो, चांसलर हो, वजीर आजम हो, आपका प्रीमियर हो, मतलब यही है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। यानी सत्ता, शासन चलाने वाला जो सिस्टम है, उसके जो सीट्स पर बैठा हुआ है, उसके जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, उसका नाम है प्रधानमंत्री। एक चीज बताइए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो सरकार को चलाता है, जो सरकार को लीड करता है, जो गवर्नमेंट को लीड करता है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो सरकार की ड्राइविंग सीट पर बैठता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं या राष्ट्रपति कहते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट को हम कहते हैं राष्ट्रपति, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? प्रधान। और भारत जैसे देश में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? नहीं, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट कौन हुआ? राष्ट्रपति। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट कौन हुआ? प्रेसिडेंट हुआ। इस फर्क को याद रखिए।
प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम, हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है कि जो सत्ता है, जो पावर है, जो गवर्नमेंट है, उसको चलाने वाला जो प्रमुख होता है वो है प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री से भी ऊपर पोस्ट जो है वो राष्ट्रपति का है, ठीक है ना, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में राष्ट्रपति के जो पावर होते हैं वो सेरेमोनियल होते हैं। क्या होते हैं? सेरेमोनियल का मतलब ये होता है कि वो आपको दिखाने को हैं। आप सुनते हैं ना, हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, है ना। वो डे टू डे जो पॉलिटिक्स होती है, किस तरह की पॉलिसीज बनानी है, उसमें राष्ट्रपति जी बहुत ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते हैं। अब आप ब्रिटेन का एग्जांपल ले लीजिए। ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे मोनार्क भी है, एक तरह से एक राजशाही भी है। और वहां पर जो राष्ट्रपति भारत में हो गए, कुछ उसी तरह का रोल वहां पे वहां के मोनार्क भी, वहां के जो राजा और जो रानी हैं वो उसको निभाते हैं। लेकिन राजा और रानी इंग्लैंड के जो हैं, क्वीन और जो किंग है, वो भी डे टू डे पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। वो रोज की जो राजनीति है, क्या सरकार की पॉलिसीज होती है, उसमें डेली इंटरवेंशन नहीं करते हैं। अब आप बताइए, भारत का प्रधानमंत्री के काम में या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के काम में राष्ट्रपति या फिर वहां की मलिका या वहां की रानी या राजा क्यों हर रोज हस्तक्षेप नहीं करते हैं? बोलिए। क्योंकि सत्ता के दो केंद्र नहीं हो सकते ना। सत्ता के दो केंद्र, एक बस के क्या दो ड्राइवर हो सकते हैं? अगर एक बस में दो ड्राइवर हो जाएं तो बस कहां जाएगी? कुएं में चली जाएगी। लेकिन ये बातें मैं जो कह रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। बातें इतनी आसान भी नहीं है। कई बार राष्ट्रपति का भी रोल होता है, और राष्ट्रपति के कैसे पावर हैं, राष्ट्रपति अपने पावर का कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इसको भी लेके बहुत बार लोगों के बीच में विवाद हुए हैं। और राष्ट्रपति का जो पोस्ट है, अगर वो इतना ही सेरेमोनियल होता, इतना ही कागजी शेर अगर वो होता, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राजनीतिक दल जो है इतना महत्व तो नहीं देती। आप समझ रहे हैं? वो इंपॉर्टेंट है, उसके पास भी, राष्ट्रपति के पास भी ताकत है। लेकिन एक कन्वेंशन कहते हैं, कन्वेंशन का मतलब होता है एक परंपरा चली आती है ना। एक परंपरा यही चली आई है कि राष्ट्रपति जो है वो डे टू डे राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता, पॉलिसी में हस्तक्षेप नहीं करता। वो प्रधानमंत्री को पूरी तरह से, एक तरह से उनको देश को चलाने के लिए, सत्ता को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए उनको जिम्मेदारी दे देता है। ये ऊपर से सुपरवाइज करता है, देखता है उसे, है ना। इसी के नाम पे देश चलता है ना। देखता है, सुपरवाइज भी नहीं कर सकते, ये देखते रहते हैं ऊपर से, है ना। सारी जो सत्ता का जो केंद्र है वो है प्रधानमंत्री। अब एक और बात याद रखिएगा, मैंने कल आपको बताए थे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जान ले कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, सुन लीजिए, वो देश की जो सत्ता है, देश का जो शासन है, देश की जो हुकूमत है, उसके शीर्ष पे बैठा होता है, जैसा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी होता है। और वो जो है सारी पॉलिसियां बनाता है और देश को चलाता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर फर्क क्या रह गया पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। जो सबसे बड़ा फर्क ये है कि एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव
वो विधायिका से यानी लेजिस्लेचर के कोख से निकलता है। वो मतलब एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यपालिका जो है, वो संसद से ही निकलता है। संसद जो है, असेंबली के जो मेंबर होते हैं वही सरकार में भी शामिल होते हैं, वही सरकार भी चलाते हैं, वही कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बनते हैं, वही मिनिस्टर्स भी बनते हैं। तो हमने देखा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में असेंबली स्वतंत्र रूप से काम करती है, असेंबली के मेंबर स्वतंत्र रूप से चुने जाते हैं और वो राष्ट्रपति द्वारा चलाए गए शासन में दखलंदाजी नहीं करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में विधायिका और कार्यपालिका ऑर्गेनिकली लिंक्ड है, यानी जो संसद के मेंबर होंगे, जो हाउस के मेंबर होंगे, वही मंत्री और वही प्रधानमंत्री बनेंगे, वही सरकार को चलाएंगे। यहां पे अगर मान लीजिए ये हाउस है और यहां पे सरकार है, तो यहीं पे बैठे हुए जो लोग हैं इस हाउस में, इन्हीं में से कुछ लोगों को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में बुलाएगा और उनको मंत्री बनाएगा। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसकी बहुमत इस हाउस में होगी। जो ये जो हाउस है, ये जिसको चुनेगा अपना नेता, जिस पार्टी जिस दल के पास असेंबली में या हाउस में मेजॉरिटी बहुमत होती है, उसी की सरकार बनती है। यानी आपको ये दिमाग में रखना होगा कि जिस तरह से गाड़ी और पहिए का रिलेशन होता है, गाड़ी और पहिए का रिलेशन होता है, उसी तरह से असेंबली और सरकार में रिलेशन होता है। असेंबली या पार्लियामेंट या संसद में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग चुने गए हैं, उन्हीं लोगों को सरकार बनाने के लिए आगे आना होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है कि जो लोग कांग्रेस के मेंबर हैं, जो लोग सीनेट के मेंबर हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर हैं, वो अलग अपना काम करते हैं और प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है एक स्वतंत्र तौर पे होता है। एक चीज और है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट इमर्जेस फ्रॉम पार्लियामेंट। ये लाइन याद रखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या है? गवर्नमेंट इमर्जेस फ्रॉम पार्लियामेंट। लिख लीजिए, गवर्नमेंट इमर्जेस फ्रॉम पार्लियामेंट। गवर्नमेंट इमर्जेस फ्रॉम पार्लियामेंट। सरकार जो है वो पार्लियामेंट से ही निकलती है, यानी पार्लियामेंट संसद के कोख से ही सरकार निकलती है। संसद में जिस पार्टी की बहुमत होगी उसी पार्टी की सरकार होगी। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है कि प्रेसिडेंट का चुनाव स्वतंत्र होता है, अलग होता है, और जो संसद है उसके मेंबर अलग चुने जाते हैं और दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है। लेकिन यहां पे दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। और एक और बात याद रखिए कि गवर्नमेंट जो है वो संसद को भंग कर सकती है। क्या होता है? गवर्नमेंट जिस भंग कर सकती है, यानी डिसॉल्व कर सकती है। लेकिन इस तरह के पावर जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं है। अगर प्रेसिडेंट चाहे कि सीनेट को डिसॉल्व कर देने के लिए तो कर देगा, वो करेगा? नहीं करेगा। प्रेसिडेंट जो है वो सीनेट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, कि सरकार जो है वो संसद से ही निकलती है। संसद या असेंबली के कोख से, उसके पेट से सरकार निकलती है। और जो भी मेंबर मिनिस्टर्स होंगे,
जो भी मेंबर सरकार में आएंगे, जो भी मंत्री बनेंगे, जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स बनेंगे, उनको हाउस का मेंबर होना लाजमी है, जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। उसकी एक अपनी कैबिनेट भी होती है। कैबिनेट का मतलब ये हुआ कि उसके सहयोगी मंत्रीगण हो गए उसमें। जैसे भारत में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी कोई एजुकेशन का मिनिस्टर है, तो कोई होम का मिनिस्टर है, तो कोई फॉरेन अफेयर्स है, तो कोई चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट का मिनिस्टर्स है, तो कोई आपको इन्वायरमेंट का मिनिस्टर्स है, तो कोई लेबर मिनिस्टर है, तो कोई रेलवे मिनिस्टर है। इस तरह के मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स में होते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि कैबिनेट के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है। क्या होती है? कैबिनेट की मीटिंग होती है। और कैबिनेट की मीटिंग को चेयर कौन करता है? कोई बता पाएगा? कैबिनेट की जब मीटिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है तो उसको चेयर प्राइम मिनिस्टर। क्या राष्ट्रपति कर सकते हैं उसको चेयर? नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि सत्ता को चलाने का काम, सरकार को चलाने का जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है ना। राष्ट्रपति जी सरकार से ये पूछ सकते हैं कि आपका इस पे क्या विचार है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या पॉलिसीज हैं। या राष्ट्रपति जी को कोई, मान लीजिए किसी ने पत्र लिखा कि सरकार यहां गलत कर रही है, तो राष्ट्रपति जी सरकार से पूछ सकते हैं कि आपका इस पे क्या विचार है। इस तरह की बातें हमसे कुछ लोगों ने कही है, आप क्या सोच रहे हैं, इस पे क्या आपका जवाब है। लेकिन वो डे टू डे पॉलिटिक्स में वो हिस्सा नहीं लेते हैं, और अगर हिस्सा लेंगे तो सत्ता के दो केंद्र हो जाएंगे। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होता है, सुन लीजिए, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं जो पार्टी जीत के आती है, जिसकी बहुमत होती है, उसी के मेंबर कैबिनेट के मिनिस्टर्स बनते हैं। और एक और बात आप याद रखिएगा कि कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसको प्रेजाइड करने का जो उसको अध्यक्षता करता है वो है प्रधानमंत्री। एक और अहम बात है, एक और अहम बात सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री के बारे में पार्लियामेंट्री सिस्टम में यह है कि कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं उतना ही अधिकार प्रधानमंत्री का भी है। क्या है? कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं उतना ही अधिकार प्रधानमंत्री का है। लेकिन एक बात कही गई है कि प्रधानमंत्री इज फर्स्ट अमोंग इक्वल्स, प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमोंग इक्वल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि सब लोग मंत्रिमंडल में सारे लोग बराबर हैं। ठीक है, सारे लोग बराबर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो दर्जा है वो उन बराबर लोगों में सबसे प्रथम है। ये चीज अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है। ठीक है, अब आप इसको कैसे देखेंगे कि इस क्लास के अंदर में सारे छात्र, इस क्लास के अंदर में सारे छात्र बराबर हैं, लेकिन ये सारे बराबर छात्रों में इनका स्थान सबसे पहला है। यानी आप देखेंगे तो इस वाक्य में एक तरह का ये है, एक कश्मकश है, एक टेंशन है। एक तरफ आप प्रधानमंत्री को बाकी मंत्रियों के बराबर भी मान रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा प्रधानमंत्री को इससे थोड़ा सा अलग कर दो, हल्का सा, है ना। लेकिन एक मुश्किल चीज हो रही है, एक मुश्किल बात ये हो रही है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसलिए कैबिनेट के सारे मंत्रियों को बराबर अधिकार दिया गया है, थोड़ी सी प्रथम स्थान देकर थोड़ा सा प्रधानमंत्री को अलग करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनके जितने पार्टनर्स हैं उनको बराबर अधिकार दिया गया। इसलिए दिया गया है क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में मानता है कि कैबिनेट मजबूत होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री एज ए व्यक्ति। समझ रहे मेरी बात? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि प्रेसिडेंट की जो शख्सियत होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में है कि एक व्यक्ति को महत्व देने से बेहतर है, एक व्यक्ति को सर्वशक्तिमान मानने से बेहतर है कि हम पूरे कैबिनेट को ही ज्यादा पावरफुल बनाएं। इसीलिए उन्होंने कैबिनेट के सारे मेंबर्स को बराबर के अधिकार दिए। लेकिन एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कमजोरी भी आ गई है। आप देखेंगे
कि प्रधानमंत्री का मर्तबा वही हो गया है जो सूरज का हो गया है तारों के सामने। स्टार का जो पोजीशंस है और जो सूरज का होता है वही हो जाता है। उसकी रोशनी जैसे ही चमकती है तो सारे छोटे तारे जो होते हैं वो छुप जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये भी एक तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम के स्पिरिट के खिलाफ जा रहा है। प्रधानमंत्री की हर जगह जय जय हो, प्रधानमंत्री ही सब कुछ हैं, प्रधानमंत्री ही सारे चीजों का क्रेडिट ले रहे हैं, प्रधानमंत्री की ही महिमा मंडन हर जगह हो रहा है, और बाकी उनके जो कॉलिग्स हैं, जो बाकी उनके मेंबर्स हैं, उनको मीडिया उतना अटेंशन नहीं दे रहा है, उनकी उतनी पूछ नहीं हो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति पूजा हो रही है एक तरह से, एक जिस तरह से जिसको रोकने के लिए कैबिनेट के सारे मेंबर्स को बराबर बनाया गया था। समझ रही मेरी बात? फर्स्ट एमंग द इक्वल कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ठीक है आप बराबर हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रधानमंत्री को थोड़ा सा हम अलग बना देते, लेकिन इतना भी अलग नहीं बनाना है। सुन लीजिए, इतना भी अलग नहीं बनाना है कि वही सब कुछ हो जाए और बाकी लोग की कोई हैसियत न रहे। तो एक तरह से ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की कमजोरी हो गई है कि इलेक्शंस लड़ा जाता है एक व्यक्ति के चेहरे के नाम पे, है ना। एक व्यक्ति हर जगह है, एक व्यक्ति हर जगह एक बोल रहा है, एक ही व्यक्ति का फोटो हर जगह चल रहा है और बाकी लोगों का नाम भी नहीं आप जान रहे हैं, या कुछ लोग जानते हैं, सब लोग नहीं जानते हैं, है ना। और इंपॉर्टेंट बात पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में यह है कि पार्लियामेंट और जो गवर्नमेंट है दोनों लिंक्ड है, अलग नहीं है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह। और ऑपोजिशन पार्टी का भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है, अपोजिशन पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल है। और अपोजिशन पार्टी अगर सरकार की किसी पॉलिसी से नाराज होती है या उसको लगता है कि सरकार ने गलत काम किया है, जनता के हित में काम नहीं किया है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, अविश्वास प्रस्ताव लाती है। और उस अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग होती है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव में अगर वोटिंग हुई और सरकार के पक्ष में बहुमत नहीं हुई तो सरकार गिर भी सकती है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि अपोजिशन पार्टी को नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको उन्होंने उसकी ताकत इसलिए दिया है ताकि सरकार जो है उसके ऊपर एक तरह से सरकार मनमानी ना करे, एक तरह का उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी तलब करने वाले के लिए एक ताकत भी अपोजिशन को दिया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कैबिनेट कहां से निकलता है, आप बताइए कैबिनेट कहां से बनता है? बोलिए, संसद से बनता है ना। लेकिन कई बार सरकार के जितने भी मेंबर्स हैं, प्रधानमंत्री, सब लोग तो संसद से ही निकलते हैं या फिर स्टेट असेंबली से निकलते हैं, आपको चीफ मिनिस्टर के मामले में। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि जहां से वो लोग निकले, कई बार ये देखा जाता है कि कैबिनेट और सरकार जो होती है वो उसी संसद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसी संसद को अधिकारों को कम करने की कोशिश करती है, उसके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करती है, उसके अधिकारों को दबाती है। मिसाल के तौर पे प्रधानमंत्री या कैबिनेट के जितने मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों को कोई भी पॉलिसी जब आती है तो उस पर खुल के पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए और पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स की बात सुननी चाहिए, है ना। और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशंस की बातों को सुने और जो वैलिड क्रिटिसिज्म हो, वैलिड, उसको माने और उसमें बदलाव करे। लेकिन होता यह है कि सरकार जो है वो संसद से निकलती है, संसद सर्वोच्च है, संसद के जितने मेंबर हैं उसको जनता ने चुन के अपने हितों के रक्षा के लिए भेजा है। लेकिन सरकार क्या करती है, संसद की बातों को, अपोजिशंस की बातों को कई बार वो क्या करती है, मानती नहीं है या कई बार उसको ना नजरअंदाज करते हैं। क्यों ना नजरअंदाज करती है? उसको लगता है कि चूंकि उसकी पार्टी जो है उसको संसद में बहुमत प्राप्त है तो किसी भी पॉलिसीज को बहुमत के जोर पर पास करा सकती है,
तो हमें विपक्षियों की बातों को सुनने की क्या जरूरत है। विपक्षी पार्टियां जो है ऐसे ही सरकार को बदनाम करने के लिए पार्लियामेंट में भाषण देने लगती है। ये जो है ये लोकतंत्र में और खासकर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कोई हाउस है, हाउस में 100 मेंबर्स हैं टोटल, तो मेजॉरिटी के लिए 51 चाहिए। मान लीजिए आपके पास 60 सीट्स आ गई, 60, और आप प्रधानमंत्री हो गई। आपने मान लीजिए कोई बिल लाया कि भाई कॉलेज के अंदर में फीस जो है बच्चों का 5,000 से बढ़ा के 10,000 रुपया कर दिया गया, ठीक है। तो ये विपक्ष के लोग इधर बैठे हुए हैं, विपक्ष के लोगों ने कहा नहीं नहीं प्रधानमंत्री जी अगर ऐसा आप बिल लाएंगे, या शिक्षा मंत्री जी अगर आप ऐसा बिल लाएंगे तो क्या होगा, लोग गरीब लोग नहीं पढ़ पाएंगे, उनका शिक्षा खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो भी सही क्रिटिसिज्म हो रहा है ना उसको सुनना चाहिए और फिर जाके गौर करना चाहिए कि हाँ लोग तो सही कह रहे हैं कि भाई अगर शिक्षा को हम बाजार में बेचने लगेंगे, अगर पैसा से शिक्षा मिलने लगेगा तो गरीब लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हमको इस बिल में सुधार करना चाहिए, इसको वापस लाना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि भाई फीस नहीं बढ़ेगी। तो उनको क्या लगता है कि बिल को पास कराने के लिए बहुमत चाहिए, बहुमत हमारे पास है तो इनकी बातों को क्यों सुने, है ना, क्यों सुने। वो तो ऐसे ही हमारे खिलाफ बोलने का वो लोग तो उनका और कोई काम ही नहीं है, तो आपस में यही बात करें अरे अरे अपोजिशन की बातों को ध्यान मत देना, बिल पास करा लो, मेजोरिटी हमारे पास है। और वो क्या करते हैं, कई बार संख्या के आधार पर बिल को पास करा लेते हैं, है ना। जैसे आपने देखा था कृषि बिल के साथ भी ऐसा हुआ था, है ना। कृषि बिल के साथ बहुत विरोध हुआ। अगर विरोध नहीं होता तो लोग इतने सालों तक कैसे बैठते हैं, फिर सरकार को बाद में उसको स्थगित कैसे करना पड़ता, आप समझ रहे मेरी बात। तो इसका मतलब पहले दिन ही जब ये बिल आया और उसी वक्त अगर सरकार ने विपक्षियों की बातों को मान ली होती और ये नहीं सोचा होता कि हमारे पास मेजोरिटी हम तो पास करा लेंगे, तो ये सब दिन नहीं देखना पड़ता। आप देख रहे हैं ना। तो बेसिकली एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की देखिए, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आपने एक कि जिसकी कोख से आप निकले उसी का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। जैसे ये है पार्लियामेंट, ठीक है, आप समझ लीजिए इस क्लास को पार्लियामेंट, ठीक है, आप लोग एमपी हैं, मुझे सरकार बनानी है, तो मैंने इनको बुलाया, एक मिनट आइए आप इधर आइए, इनको कहा कि आप प्रधानमंत्री बन गई, ठीक है, इनको आप ये प्रधानमंत्री हो गई, ये हो गई होम मिनिस्टर, ठीक है, ये हो गई एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये तीनों तो आप ही के बीच से निकली हुई है ना। तो इनकी जिम्मेदारी तो है कि आप लोगों की बातों को सुने, क्योंकि आप लोग अपने अपने क्षेत्र से चुने हुए हैं। ये मान लीजिए जालंधर से आ रही हैं, ये लाहौर से, सॉरी लाहौर कर रहा हूं, लुधियाना से आ रही हैं, ये मान लीजिए पटना से आ रही हैं, ये आ रही हैं आसाम से आ रही हैं, वो मान लीजिए गुवाहाटी से आ रही हैं, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से, कोई तमिलनाडु से। तो आप लोग तो जनता ने आपको भेजा है ना, आप लोग तो जनता के प्रतिनिधि है ना। तो अगर आप लोग कोई विरोध करते हैं किसी पॉलिसी पे तो इनको सुनना चाहिए ना। तो देखिए कितना विरोधाभास है कि ये आते हैं आप ही के बीच से, संसद से ही आते हैं, संसद से ही निकलते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो क्या करते हैं, कैबिनेट जो होता है या जो सरकार होती है अपनी मनमानी करती है, अपनी मर्जी को कई बार थोपती है वो। और कई बार क्या होता है कि उनकी पार्टी के भी जो मेंबर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जब कृषि बिल आया होगा तो बहुत सारे लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको ये बिल अच्छा ही लगा होगा, बहुत सारे लोगों को खराब भी लगा होगा। सुन लीजिए कि ये बिल ठीक नहीं है, इस पे बवाल मचेगा, लेकिन कोई बोला नहीं या कोई बोलने की हिम्मत नहीं किया, या जिसने बोला उसको दबा दिया गया, उसको डिमोट कर दिया गया। तो कई बार क्या होता है, लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या राजनीतिक स्वार्थ के लिए कई बार लोग क्या करते हैं कि बोल नहीं पाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट जो है, सुन लीजिए, या कैबिनेट जो है वो संसद से निकलती है, वो संसद के प्रति जिम्मेदार है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कैबिनेट को डोमिनेट करता है प्रधानमंत्री, कैबिनेट करती है डोमिनेट पूरे इसको, संसद को। और इस तरह से जो एक ट्रू स्पिरिट डेमोक्रेसी का होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ ना कुछ कमियां दिख रही है। व्यक्ति की एक ही पूजा होती है, हर जगह एक ही नेता का फोटो आपको, हर जगह भाई कैबिनेट के अंदर में अगर बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं तो उनकी भी तो तस्वीर आनी चाहिए, एक ही व्यक्ति की क्यों हर जगह आती है तस्वीर। और एक और बात है कि आपको जो सरकार होती है वो संसद और जनता के प्रति उत्तरदायित्व उनका होता है, उनको 5 साल के बाद इलेक्शंस करना होता है,
और 5 साल के बाद वो जनता से के पास जब जाती हैं तो जनता उनके कामों का हिसाब लेती है। अगर उनके काम से जनता खुश हुई तो दोबारा उनको चुन के भेजती है, नहीं तो क्या होता है उनकी वो पार्टी हार जाती है, कोई और पार्टी सरकार बनाती है। एक और चीज आपको ख्याल रखनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैसे सरकार बनती है। बात देखिए, आम चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो आम चुनाव नहीं होता है। जो प्रधानमंत्री का या जो मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है वो आम चुनाव होता है। तो आम चुनाव हुआ, देखिए कैसे सरकार बनती है। मान लीजिए ये दिल्ली है, दिल्ली में ये कौन सा, मान लीजिए दिल्ली है, मान लीजिए, तो दिल्ली से हम सब वोटर्स हैं। तो हम सब वोटर्स ने सबसे पहले जब इलेक्शन हुआ तो 2 कैंडिडेट खड़े थे, ठीक है। कुछ लोगों ने इनको वोट दिया, कुछ लोगों ने इनको वोट दिया, ये जीत गई। तो दिल्ली से ये मेंबर हो गई, हरियाणा से मेंबर हो गई, बिहार से होंगे। तो आप सब जगह से चुन के लोग आए, एक जगह संसद में पहुंचे, ठीक है। तो जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर चुन के आए, बहुमत जिसको मिला, तो बहुमत जिसको मिला वही सरकार बनाती है, ठीक है। और जिस पार्टी को बहुमत हासिल होती है उसी का जो लीडर होता है वो प्रधानमंत्री बनता है या फिर राज्य में वो मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एक पार्टी को वोट नहीं मिल पाता है, पूरी तरह से उसको बहुमत नहीं मिल पाती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि 1990 के बाद से, 90 नहीं 1996 के बाद से, 1996 से जब श्री देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, तब से लेके देवगौड़ा जी के बाद इंदर कुमार गुजराल साहब, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद मनमोहन सिंह और अभी मोदी जी हैं। तो मोदी जी से पहले और देवगौड़ा जी से शुरू करेंगे तो जितनी भी सरकारें जो बीच में आई हैं, तकरीबन 96 हुआ ना, 96 से 2014 कितने साल हो गए, 4 साल उधर और 14 साल उधर, 18 साल। 18 साल तक भारत में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, किसी भी पार्टी को, एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। तो जब पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार कैसे बनती है, कई पार्टियां एक साथ जुड़ के आ जाती हैं, तो वो गठबंधन की सरकार बनती है। और गठबंधन के थ्रू भी आप बहुमत को पाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे भारत के लोकसभा में सरकार बनाने के लिए अगर 271 सीट चाहिए, तो मान लीजिए इनके पास 71 है, इनके पास 100 है और इनके पास 100 है, तो ये 100-171 मिल जाएंगे। तो ये 3 जब दल मिलकर बहुमत प्राप्त करते हैं तो इसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं या कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। तो भारत में नेहरू जी जब सबसे पहले प्रधानमंत्री बने तो नेहरू जी के दौर में भी कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, तब कोalition नहीं था। इंदिरा, उसके बाद नेहरू जी के बाद जो दौर आया लाल बहादुर शास्त्री का, उसके बाद इंदिरा जी का दौर आया, तो शायद जहां तक मुझे याद है कुछ दिनों तक इंदिरा जी की सरकार को सीपीआई ने बाहर से समर्थन किया था। उसके बाद एक तरह से देखेंगे तो जब 1977 में, और ज्यादातर इंदिरा जी की भी सरकार अपनी ही मेजोरिटी पे थी, और उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में, तो उस जमाने में भी कुछ दल मिलके अपनी कुछ दल एक साथ मर्ज किए थे और सरकार बनी थी। लेकिन जो कोalition पॉलिटिक्स है उसकी शुरुआत बीपी सिंह के जमाने में हुई। बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनकी सरकार 1989 में बनी थी, जिन्होंने ओबीसी रिजर्वेशंस को लागू किया था, 27% रिजर्वेशंस ओबीसी के लिए नौकरियों में और एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद से जो प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव जी, उनकी भी सरकार शायद माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी थी, बाहर से उनको समर्थन लेना पड़ा। लेकिन जो कोalition गवर्नमेंट थी, कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार थी, वो 96 से हमको लगातार देखने को मिली। देवगौड़ा जी की सरकार हो या गुजराल साहब की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या फिर मनमोहन सिंह की सरकार हो, फिर अभी की जो 2 टर्म से जो सरकार है इसको अपना पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या है कि आपको एक पार्टी को अगर बहुमत आती है तो वो सरकार बनाती है, अगर नहीं आती है तो कई पार्टियां मिलके एक कोalition बनाती हैं, गठजोड़ बनाती हैं और इस तरह से सरकार बनाने की कोशिश करती हैं।